हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन फतेह क्लासेस। देखो, हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। हमने स्टार्टिंग में जब इस वीडियो शुरू की थी, कार्यपालिका की जब हमने बात की थी, भारत में संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। उसके तहत भारत में संसदीय तंत्र के कारण यहाँ पर 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। एक हमने बात की थी नाम मात्र की कार्यपालिका की, जिसको हम संवैधानिक अध्यक्ष भी बोलते हैं, और एक अपने की थी वास्तविक कार्यपालिका की। देखो, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था भी, नामांतर की जो कार्यपालिका है, जो संवैधानिक अध्यक्ष है, वो है हमारे राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो हम करेंगे मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की। देखो, उसके बाद हमने जो शुरुआत की थी वो राष्ट्रपति से की थी, और राष्ट्रपति से संबंधित हमने कुछ आर्टिकल भी पढ़ लिए थे। पहला जो हमने आर्टिकल पढ़ा था स्टार्टिंग में, आर्टिकल 52, एक पढ़ा था हमने आर्टिकल 53, एक पढ़ा था आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब इसमें है क्या, एक बार इसका हम रिवीजन और कर लेते हैं। देखो, आर्टिकल 52 ये कहता है भी हमारे देश के लिए, भारत के लिए एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, यानी हमारे देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ये बात आर्टिकल 52 में कही गई है। आर्टिकल 53, इसमें ये बात कही गई है भी जो राष्ट्रपति होगा उसके पास संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति यानी जो निहित होगी वो किस में होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और उस शक्ति का उपयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधिकारियों के द्वारा भी उस शक्ति का उपयोग करवा सकता है। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है। यानी संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उस शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है और अपने अधिकारियों के द्वारा भी करवाया जा सकता है। उसके बाद हमने निर्वाचन की बात की तो आर्टिकल 54 में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था। निर्वाचन मंडल को हमने पढ़ लिया था, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य थे। उसके बाद हमने आर्टिकल 55 ने पढ़ी थी निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। जो अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली थी उसकी एक विधि है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उसके द्वारा हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे। उसके द्वारा हमने निकाला था भी जो विधायक होता है, जो सांसद होता है, विधायक एमएलए, उसके मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। उसके बाद संसद का मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, उनका मूल्य निकालना आपको कुछ सूत्र फॉर्मूले आपको बताए गए थे। उसके बाद निश्चित कोटे की हमने बात की थी भी राष्ट्रपति बनने के लिए निश्चित कोटे की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी हमने क्या किया था, एक निश्चित कोटे का सूत्र भी हमने बना लिया था। और उसके बाद आपको ये बताया गया था भी हमारे जो पहले जो वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे 1969 में, वो थे जो दोहरी गणना के बाद राष्ट्रपति बने थे। क्योंकि जब तक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होता तब तक हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन पाता कोई भी, और जब निश्चित कोटा मिलता है तभी वो आगे क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए विजयी घोषित होता है। और वीवी गिरी ऐसे प्रथम अभी तक एकमात्र ही कह सकते हो राष्ट्रपति है जिनकी पहली गणना में किसी को भी निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हुआ था वैध मतों का। उसके बाद जो दोहरी मतगणना हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था, वीवी गिरी को मतलब एक निश्चित कोटा प्राप्त हुआ और वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। उसके बाद मैंने आपको यही बताया था नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे अब तक के राष्ट्रपति हैं तो निर्विरोध बने थे, यानी चुनाव नहीं हुआ था, निर्विरोध बने थे। ठीक है, आपको यही बताया गया था जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको हम आगे और नेक्स्ट करते हैं। ये तो उसकी निर्वाचन प्रक्रिया थे। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। देखो, योग्यता बिल्कुल सिंपल है। एक योग्यता के अंदर एक लाइन ऐसी है जो आप प्रत्येक में पढ़ते हो, चाहे वो संसद का पढ़ रहे हो, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, कहीं भी कैसा भी आप मतलब किसी की योग्यता की बात कर रहे हो, आप राज्यपाल की बात कर रहे हो, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हो, पहली लाइन तो आपको पक्का याद रखना है भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, का नागरिक होना। ये तो सभी में होती है। आपको मेन देखना क्या है, मेन ये देखना इस प्रत्येक सीट की होती है, प्रत्येक पद की न्यूनतम आयु क्या होती है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम आयु, और न्यूनतम आयु की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की चाहिए। मैंने आपको बताया था लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष की चाहिए, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है,
यानी कहने का मतलब एक न्यूनतम आयु होती है, इसके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, ये आपको याद रखना। बाकी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये तो सभी में है, क्योंकि हम भारत के नागरिक होंगे तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, उच्च पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है एक मान सम्मान का पद है, ठीक है, गौरवपूर्ण पद है। तो हो गई तीसरी। हम बात करें भी, एक सीधी सी बात है भी, जो लोकसभा सदस्य के लिए, लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती है, यानी सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं होती है, वह राष्ट्रपति के पास, उस व्यक्ति के पास भी क्या होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए। यानी ये तो ऊपर वाला तो मैटर है ही है 35 वर्ष, क्योंकि लोकसभा के लिए जो सदस्य के लिए 25 वर्ष की उम्र होती है, वो तो अलग है मैटर। बाकी जो योग्यता होती है एक लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए, वो योग्यताएं भी राष्ट्रपति में क्या होनी, उसके व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है, यानी जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, फॉर्म अप्लाई किया, उसमें लोकसभा का ध्यान रखना। आप अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के लिए शब्द आता है, वो आता है राज्यसभा। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना भी, राष्ट्रपति के लिए तो लोकसभा के सदस्य की जो योग्यताएं होती है वो योग्यताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति में राज्यसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं होती है वो उस व्यक्ति में योग्यताएं होनी चाहिए। तो कई बार ये कन्फ्यूज होती है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का आधार रखा, बेस रखा गया है, और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का बेस रखा गया है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसी कारण राज्यसभा के सदस्य की जो योग्यताएं हैं वो उपराष्ट्रपति में देखी जाती है, उस व्यक्ति में, और लोकसभा की होती है वो राष्ट्रपति में देखी जाती है। तो उसके अलावा तो नहीं, देखो है ये होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, वो विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए, अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, उसके बाद लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातें जो फिक्स होती है, ठीक है। ये होगी राष्ट्रपति की योग्यता। उसके बाद जो आपका मेन मैटर आता है उसकी बात करते हैं हम। देखो राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कुछ इससे संबंधित हम आर्टिकल कर लेते हैं एक बार। आर्टिकल 61 आपको क्या कहता है, आर्टिकल 61 ये कहता है भी उसे महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया, देखो राष्ट्रपति एक तो 5 साल का उसका कार्यकाल होता है, 5 साल के बाद वो पदमुक्त हो जाता है, और 5 साल से जब भी एक राष्ट्रपति है, ए राष्ट्रपति है, ये 5 वर्ष के लिए रहता है। इसका 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, ध्यान रखना। अगर चुनाव नहीं हो पाता तो ये 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति पद पर ही रहता है, क्योंकि राष्ट्रपति पद की सीट खाली नहीं रख जा सकती। उससे पहले या तो उसको महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाए, या वो उसकी मृत्यु हो जाए, या अन्य कारण से वो अयोग्य हो जाए, यानी कहने का मतलब वो अपनी सीट पर न रहे। तब क्या करते हैं, उसकी सीट के ऊपर काम करता है उपराष्ट्रपति। कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सीट पर। लेकिन ये भी अधिकतम 6 माह तक ही काम कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। यानी 6 माह के अंदर अंदर क्या कराना पड़ता है, चुनाव करवाना पड़ता है। अब बात ये आती है भी सर जैसे राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति काम कर रहा है, हो सकता है उस टाइम उपराष्ट्रपति भी सीट पर ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो और राष्ट्रपति भी ना हो, तो फिर कौन काम करेगा। तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये क्या करता है, उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है। 1969 के अंदर मैंने आपको वीवी गिरी वाली बात बताई थी, उस टाइम हिदायतुल्ला जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उस टाइम में उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, ठीक है, हिदायतुल्ला। तो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो क्या करता है, फिर राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अब उसको हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया, ये 61 के अंदर है, मृत्यु के द्वारा, या क्या हो सकता है, वो खुद क्या कर सकता है, अपना इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति खुद क्या दे सकता है, अपना इस्तीफा दे सकता है। और राष्ट्रपति जो इस्तीफा देगा वो ध्यान रखना उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। इसका मतलब राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है वो राष्ट्रपति को देता है। ये ध्यान रखना, आपस में ये एक्सचेंज कर लेते हैं। और जब राष्ट्रपति इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष तक पहुंचाता है, ये उसका कर्तव्य होता है। लोकसभा के अध्यक्ष को ये बताता है उपराष्ट्रपति भी वो अपना इस्तीफा दे चुका है। यानी राष्ट्रपति सूचना इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति ये बात किसको बताता है, लोकसभा के अध्यक्ष को जाके ये सूचना देता है, ठीक है।
ये होगी 61 महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ होती है, कैसे ये होती है। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको, महाभियोग की प्रक्रिया वो आर्टिकल 61 में है। इसके अंदर क्या होता है, देखो संसद के अंदर जब लोकसभा, हम बात करते हैं संसद के 3 अंगों की, यहाँ 2 ले लेते हैं, राष्ट्रपति पर तो महाभियोग लगा ही है, लोकसभा राज्यसभा। इसके अंदर एक तो ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी महाभियोग की प्रक्रिया लगती है तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होती है। मैं आपको मेन बात बता देता हूँ। जब भी महाभियोग की प्रक्रिया होती है ना, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है, और 1/4 सदस्यों के इस पर क्या होने चाहिए, उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए, तब जाके वो प्रस्ताव क्या होता है, किसी सदन में रखा जाता है। ठीक है, जब भी मान लो राष्ट्रपति के विरुद्ध हटाने की प्रक्रिया ही, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उस प्रस्ताव को भी लोकसभा राज्यसभा में किसी में तो रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हटाएगी उसको, तो उसको रखने से पहले एक तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति की सूचना देनी होती है। दूसरी बात, 1/4 सदस्यों के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर वो प्रस्ताव रख दिया गया, ठीक है, और वो विशेष बहुमत से पारित भी हो गया। अब जब ये दूसरे पर जाएगा, दूसरे सदन यानी राज्यसभा में जाएगा, तो वो करेगा इसकी जांच। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, भी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की जो जांच होती है ना, वो दूसरे सदन में होती है। अगर वो लोकसभा में रखा तो राज्यसभा में जांच होगी, अगर वो स्टार्टिंग राज्यसभा में रखा तो लोकसभा वाला उसकी जांच करेगा। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, ये कुछ देखो वैसे तो है ही, यहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा, तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी वो हट जाता है। लेकिन आपको मेन ये ध्यान रखना है, एक तो 14 दिन पहले सूचना देनी होती है, आर्टिकल 61 के अंदर है, 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए, और अगर लोकसभा में रखा है तो राज्यसभा इसकी जांच करेगा। अगर राज्यसभा में रखा है, यानी इसका अर्थ होता है दूसरा सदन, दूसरा कोई भी सदन हो सकता है, वो क्या करेगा, इस महाभियोग की प्रक्रिया क्या करेगा, जाँच करेगा। इसका मतलब जांच होती है वो दूसरे सदन में होती है, और जांच के दौरान खुद राष्ट्रपति भी उपस्थित हो सकता है, ध्यान रखना, अपना पक्ष रख सकता है, या अपना कोई प्रतिनिधि वहां पर वो भेज सकता है। जांच के दौरान दूसरे सदन में राष्ट्रपति खुद भी क्या हो सकता है, उपस्थित हो सकता है अपने पक्ष रखने के लिए, और अपना प्रतिनिधि भी वहाँ पर भेज सकता है। ये है जी महाभियोग की प्रक्रिया। जैसे ही दोनों में ये पास होगा, वैसे ही राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो बात करते हैं हम राष्ट्रपति की शक्तियों की। देखो अपने राष्ट्रपति को शक्तियों को हम क्या कर लेंगे, 2 भागों में बांट लेंगे। एक तो होती है सामान्यकालीन शक्तियां, और एक हम कर देंगे संकटकालीन शक्तियां। जो सामान्य काल होता है, उसके अंदर कोई मतलब समस्या या कोई संकट नहीं होता, बस सीधा नॉर्मल जो हमारा प्रशासन चल रहा है, हमारा देश चल रहा है। संकटकालीन जो कोई संकट की स्थिति आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति होगी, और जो सामान्य काल होगा उसके अंदर राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होगी, उसकी बात करते हैं हम। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सामान्यकालीन शक्तियों की। इसके अंदर आप पढ़ोगे, एक तो राज्य की जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी है, विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं हम कार्यपालिका शक्तियाँ। देखो कार्यपालिका शक्तियों की हम बात करें तो आपने आर्टिकल 53 पढ़ा था स्पष्ट रूप से, उसमें स्पष्ट रूप से एक बात कही गई है। क्या कही गई है, भी जो कार्यपालिका शक्ति है, संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, कार्यपालिका शक्ति का काम किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। उस शक्ति का वो खुद यूज करेगा, खुद उपयोग करेगा, या अपने कोई भी अधिकारी के द्वारा उसका क्या करेगा, उपयोग कराएगा। ये बात आर्टिकल 53 में लिखी गई है, भी कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में। उसके बाद एक बात और लिखी गई है आर्टिकल 74 के तहत। देखो इसमें तो कह दिया भी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन 74 में ये लिख दिया भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग क्या करेगा, मंत्रिपरिषद और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। ये बात लिख दी 74 में। यहाँ पर तो राष्ट्रपति को शक्ति दे रही है,
और जो शक्तियों का उपयोग करेगा वो मंत्री परिषद और उसके जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उसका नेता होता है, उसके एक ध्यान रखना, प्रधानमंत्री होता है ना, वो लोकसभा का नेता भी होता है, दल का नेता भी होता है, मंत्री परिषद का नेता भी होता है, लोकसभा का नेता भी होता है, ठीक है। तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अब यहाँ तक बात होगी भी, यहाँ पर तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दे दी, यहाँ पर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अब इसका नेक्स्ट आगे वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 75, उसमें क्या है, उसमें आती है उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है भाई। वो उसके परामर्श से तो करेगा, लेकिन उनकी नियुक्ति भी होनी चाहिए ना प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की। तो आर्टिकल 75 में ये लिखा गया है भी राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड में आया था भी प्रधानमंत्री होते हैं मनोनीत, निर्वाचित, नियुक्त। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है ना वो समानों में प्रथम होता है, समानों में प्रथम। इसका मतलब वो नेता होता है, यानी वो जीत के तो एमपी के रूप में जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, सारे सदस्य एमपी के रूप में जाते हैं, बस वो दल का नेता होता है इसलिए उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। और बाकी वो होते तो समान ही है सारे, जो हमारे नरेंद्र मोदी थे वो भी एमपी के रूप में गए थे, सांसद के रूप में, बस वो दल के नेता थे इसलिए उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री का अलग से कोई चुनाव वगैरह नहीं होता भी, बस नेता होता है दल का, इसी काम क्या होता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है आर्टिकल 75 के तहत। दूसरी बात करें, और इसी 75 में प्रधानमंत्री की सलाह पर या परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। ये आर्टिकल 75 में एक तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर वो क्या करेगा, अन्य मंत्रियों को नियुक्त कर देगा। ये आर्टिकल 75 है और ये इसकी कार्यपालिका शक्ति है। हम और बात करें कार्यपालिका शक्ति में, ये सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं उनको नियुक्त करता है, ये हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करता है, ठीक है। यानी उसके मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के ऊपर जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम हम न्यायपालिका में पढ़ेंगे कौन सा सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद हम करें महान्यायवादी। महान्यायवादी को ये क्या करता है, उसको नियुक्त करता है ये वित्त आयोग बनाता है ये 5 साल के बाद। उसके बाद योजना आयोग का ये अध्यक्ष होता है, ठीक है, योजना आयोग का। अब वर्तमान में तो योजना आयोग है ही नहीं, नीति आयोग है, तो उसका अध्यक्ष भी वो प्रधानमंत्री होता है, सॉरी योजना का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अन्य जो उपाध्यक्ष वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को नियुक्त करता है, हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, ठीक है, वित्त आयोग को नियुक्त करता है। उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है उनके जो सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करता है वो। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग होता है, जो मतलब एग्ज़ाम वगैरह में एग्ज़ाम लेते हैं जो संघ स्तर के ऊपर, तो संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ठीक है। ये है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, जिसके अंदर वो नियुक्ति करता है, यानी किस किस को नियुक्त करता है। देखो वैसे तो हमने आर्टिकल 74 पढ़ लिया है। आर्टिकल 74 कहता है भी जो भी काम करेगा वो काम करेगा प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उसकी सिफारिश पर। यानी काम तो ये करेंगे, ये तो राष्ट्रपति नाम मात्र का है, यानी नाम तो राष्ट्रपति का होगा ना भी। ये जैसी सलाह या परामर्श देंगे वो क्या करेगा, राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का काम है इन सभी का नियुक्त करना। जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद आप कह सकते हो जैसे हमने पढ़ा था अभी निर्वाचन आयोग, ठीक है। इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ें इसकी सामान्यकालीन शक्तियों में। देखो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों की बात करें, दूसरी होती है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, देखो विधायी शक्तियों की अगर हम बात करें तो स्पष्ट रूप से आपको पता होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था संसद होती है, हमने आर्टिकल 79 पढ़ा था भी। जो संसद होती है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है, लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी अंग 3 होते हैं, सदन 2 होते हैं। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। और राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना, वो अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग। यानी संसद जो भी कार्य करती है, जो भी संविधान में संशोधन, कानून बनाने या कुछ भी वो निर्णय लेती है, उसको अंतिम रूप से राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं। जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, जब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाता, विधेयक कानून नहीं बन पाता। विधेयक के बारे में आपको बता चुका हूँ भी, कानून बनने से पहले, यानी किसी चीज़ का कानून बनाना है, उससे संबंधित प्रस्ताव जो पहले रखा जाता है, जो विचाराधीन होता है, वो विधेयक होता है। और जब ये पास हो जाता है तब ये बन जाता है कानून। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखना आप। तो विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो क्या होगा? कानून नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये विधायी शक्ति होगी ना, विधि यानी कानून से संबंधित शक्ति। यानी जब भी कोई संसद में कोई निर्णय लिया गया, कानून, यानी 70 को बुलाना, देखो इसके अंदर ये भी कर देते हैं हम, आर्टिकल 85 कहता है आपको भी, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 70 आहूत कर सकता है, यानी बुला सकता है, और 17 अवसान भी कर सकता है, यानी 70 को ख़त्म कर सकता है। ये राष्ट्रपति का काम होता है। 3 सत्र होते हैं ना, शीतकालीन, उसके बाद जो मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, इस चीज़ की हम चर्चा कर चुके हैं। इनको बुलाने का और उनको समाप्त करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। संसद के अंदर लोकसभा भंग करने का, लोकसभा को भंग करने का कार्य भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब संसद के संबंधित जो भी कार्य होते हैं, संसद के जो जैसे कानून बनाना है, उसको भंग करना है, नए चुनाव करवाने हैं, वो सारे काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और संसद का कोई भी कानून, चाहे वो संविधान संशोधन हो, विधेयक हो, चाहे वो साधारण कानून विधेयक हो, उन सभी में जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक वो क्या है? कानून नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति, अपने पढ़ा था भी संसद के दौरान आर्टिकल 111, हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 111 पढ़ा था। इस आर्टिकल 111 में हमने ये पढ़ा था भी, जब ये लोकसभा में कोई विधेयक पास हो जाता है, कोई भी सदन में, राज्यसभा में विधेयक पास हो जाता है, उसके बाद हस्ताक्षर के लिए किसके पास आ जाए? वो राष्ट्रपति के पास आता है। यानी आर्टिकल 111 के तहत क्या करता है? राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर कर भी सकता है, उसको पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है, और उसको अपने अनिश्चित काल तक अपने पास भी रख सकता है। इसको हम पॉकेट विटो यानी जो निषेधाधिकार हमने बोला था, विटो पावर बोली थी। ठीक है, पॉकेट विटो है, जेबी विटो, इसको भी बोलते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानी जेल सिंह ने इसका यूज किया था 1985-86 में। ठीक है, डाकघर से संबंधित एक विधेयक आया था। तो ज्ञानी जेल सिंह, देखो अपने संविधान में जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए विधेयक आते हैं, संविधान में कोई समय सीमा नहीं लिख रखी गई भी वो कब तक उस पर हस्ताक्षर करे, या कब तक उसको पास करे, या कब तक उसको वापस लौटाए। इसी कारण वो क्या है? उसको अनिश्चित काल तक राष्ट्रपति अपने पास बिना विचार किए रख सकता है। इसको बोलते हैं पॉकेट विटो। और इसी की शक्ति का यूज किया था सर्वप्रथम ज्ञानी जेल सिंह ने, जब राष्ट्रपति थे ये। तो ये विधायी शक्ति होगी, यानी कोई भी कानून नहीं बनेगा जब तक उसको राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता। और राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके बाद हम वित्तीय शक्ति का यूज करें, वित्तीय शक्तियों की बात करें राष्ट्रपति की। वित्तीय शक्तियाँ, देखो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमने बात की थी धन विधेयक की। देखो हमने पढ़ा था, देखो ये धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, जो धन विधेयक होता है जब ये संसद में पेश किया जाता है, संसद ही कहाँ, लोकसभा में पेश होता ही है, इस चीज़ को पढ़ चुके हैं हम। जब इसको धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन से पेश किया जाता है। इसका मतलब ये उसकी वित्तीय संबंधी पावर है भी। कोई भी धन विधेयक है जब वो लोकसभा में पेश होगा तो उससे पहले राष्ट्रपति की परमिशन ली जाती है। हम बात करें जो वित्तीय वर्ष, जो पूरा वित्तीय आय व्यय का ब्यौरा है, या आप कह सकते हो बजट है, उसको तैयार करवाना और उसको संसद में पास कर, संसद में रखना, ये भी काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। वैसे तो वित्त मंत्री करता है, लेकिन ये होता है राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति उसको क्या करता है? संसद में रखवाता है। हम बात करें लोकलेखा समिति है, ठीक है, ये कुछ समितियाँ होती है जो आय व्यय से संबंधित, जो भी हमारे यहाँ पर मतलब कोई पैसे का भी, कोई पैसा अपव्यय ना हो या फालतू का पैसा खर्च ना हो रहा हो, इस संबंधी जो रिपोर्ट देती है वो राष्ट्रपति को देती है। और राष्ट्रपति क्या करता है? उसको आगे संसद में रखवाता है।
यानी राष्ट्रपति की परमिशन बिना संसद से 1 रुपया तक नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कार्यपालिका योजनाएं बनाती है अपने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए, तो इसके लिए उसको पैसे धन की आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे वो धन नहीं निकाल सकती जब तक उसको राष्ट्रपति की परमिशन नहीं मिले, क्योंकि संचित निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है भी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब तक राष्ट्रपति परमिशन नहीं देगा तब तक कार्यपालिका उससे 1 रुपया तक भी नहीं निकाल सकती, यानी ये टोटल राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। ये है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति, यानी वो क्या होता है भी, कोई धन विधेयक जब लोकसभा में रखा जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन होती है। आय व्यय का जो ब्यौरा बजट होता है वो भी संसद में राष्ट्रपति रखवाता है। इन कुछ लोकलेखा समिति है, इन समितियों की जो रिपोर्टें हैं वो रिपोर्ट भी राष्ट्रपति कहाँ रखवाता है, संसद में रखवाता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति को दी जाती है रिपोर्ट। आगे रिपोर्ट उसको क्या करता है, राष्ट्रपति संसद में रखवाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम, आपातकालीन शक्तियां। देखो, राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन यानी इमरजेंसी शक्तियां भी पाई जाती है। इमरजेंसी शक्तियां ये आप पढ़ोगे आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, ये 3 आपातकाल की शक्तियां हैं, ठीक है। जो आर्टिकल 352 है, ठीक है, यानी जो राष्ट्र में आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, वो 3 कारण से लगता है। 1, 2, 3 में लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो युद्ध की स्थिति हो, या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, या आपकी जो आपके सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जो आर्टिकल 352 लगाता है, वो राष्ट्रपति लगाता है। और वो कौन सी स्थितियों में लगता है, या तो युद्ध की स्थिति हो देश में, या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। इन तीनों स्थितियों में आर्टिकल 352 का यूज करता है राष्ट्रपति, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर जो मूल संविधान था, मूल संविधान का 352 था, उसमें आंतरिक अशांति शब्द था, यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, ठीक है। और इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द को हटा दिया गया, और उसके अंदर तीसरा शब्द क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। इसका मतलब आंतरिक अशांति के नाम पर आर्टिकल 352 का यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 3 ही कारण है जिसके कारण आर्टिकल 352 का यूज हो सका है, और वर्तमान तक ये 3 बार 352 का यूज कर चुके हैं, ठीक है। हमारे 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, ठीक है। ये है आपका 352। उसके बाद हम नेक्स्ट जिसका आर्टिकल का बात करें, 356 का, ये होता है राज्यों के अंदर, और राज्यों में क्या, उसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति शासन। देखो, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था भी, आर्टिकल 356 है, उसका लोकप्रिय नाम क्या है, उसका लोकप्रिय नाम होता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये राज्यों में लगता है, और राज्यों में कब लगता है, जब उसका संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल। इसका मतलब, इसका अर्थ यह हुआ भी वो राज्य की जो सरकार है, वो संविधान के अनुसार सरकार चलाने में असमर्थ है। क्या है, असमर्थ है। इसका मतलब वो संवैधानिक तंत्र वहाँ पर क्या हो चुका है, विफल हो चुका है। और इसकी बात राज्यपाल क्या कहता है, राष्ट्रपति तक पहुँचाता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, वहाँ पर 356 का यूज करता है, यानी वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देता है, ठीक है। ये है आर्टिकल 356, ये राज्यों में लगाया जाता है, और ये किसके तहत लगाया जाता है, वहाँ के संवैधानिक तंत्र की विफलता के तहत लगाया जाता है। भी वहाँ की सरकार अगर संविधान के अनुसार सरकार चलाने में असमर्थ है, तो वहाँ पर वो क्या कर देता है, राष्ट्रपति 356 का यूज कर देता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगा देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम एक आपातकाल की और बात करें, तो वो आपका आर्टिकल है 360। इसके अंदर लगता है वित्तीय आपातकाल, इसे बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, यानी वित्त से संबंधित। हमारे देश में अगर कोई संकट पैदा हो जाए, अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए, पूरी डगमगा गई जी, अपने जो आर्थिक स्थिति है वो बिल्कुल गिर जाए, हमारी जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाए, बहुत ज़्यादा स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति हमारी करेंसी है वो संकट में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है आर्टिकल 360 के तहत। और ये भी कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है।
क्योंकि हम राष्ट्रपति की तो शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, आपातकालीन शक्तियाँ। और सबसे बढ़िया बात है, भारत में अभी तक इसका एक ही बार यूज नहीं हुआ, यानी एक भी बार उपयोग नहीं हुआ। यानी अभी तक हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल नहीं लगा भारत में। 352 में लग चुका है, 356 तो बहुत बार लग चुका है क्योंकि राज्यों में लगाया जाता है। 360 का अभी तक इसका उपयोग नहीं हुआ है। और है ये किससे संबंधित? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, ये हमारी राष्ट्रपति की होगी आपातकालीन शक्तियाँ। देखो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, उसकी सामान्यकालीन शक्ति पढ़ ली, उसके आपातकालीन शक्ति पढ़ ली। अब कुछ आर्टिकल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसके अंदर आपको मिलता है एक आर्टिकल 78 जो मेन है, उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 78 ये कहता है आपको भी राष्ट्रपति कोई सूचना मांगे, और सूचना किससे मांगेगा? प्रधानमंत्री से। वो सूचना प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा। इसका मतलब मैंने ये लाइन से क्यों लिखा है, क्योंकि ये भी प्रश्न आ सकता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा प्रधानमंत्री उसको मंत्रिपरिषद से ला के देगा। मंत्रिपरिषद में कोई निर्णय होगा, उस निर्णय को राष्ट्रपति तक प्रधानमंत्री पहुंचाएगा। इसका मतलब ये मध्य कड़ी होता है। ये कहता है आपका आर्टिकल 78। इसमें है क्या? इसमें अगर आर्टिकल 78 के अंदर राष्ट्रपति का पूछो तो राष्ट्रपति का तो हो गया सूचना का अधिकार। अगर इसी को हम प्रधानमंत्री में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इसके कर्तव्य, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। इसका मतलब प्रधानमंत्री का कर्तव्य भी यहाँ के निर्णय को राष्ट्रपति तक पहुँचाए, और राष्ट्रपति जो भी उससे सूचना मांगे वो यहाँ से ला के दे। ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। राष्ट्रपति का अधिकार है भी वो उससे सूचना मांग सकता है। ये दोनों आर्टिकल 78 में ही आता है। बहुत बार पूछा जा सकता है प्रश्न, 78 है वो राष्ट्रपति का तो अधिकार है और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य कड़ी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य कड़ी होता है प्रधानमंत्री। उसके बाद एक आर्टिकल आपको मिलता है 123। इसके तहत होता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्योंकि देखो जो भी कानून बनते हैं, विधेयक पास होते हैं, वो संसद का 70 चल रहा होता है तब होता है, संसद का 70। अब मान लेते हैं संसद का 70 नहीं चल रहा और हमें कानून की आवश्यकता पड़ गई, हमें क्या पड़ गई? कानून की आवश्यकता पड़ गई, और अभी कानून चाहिए लेकिन 70 चल नहीं रहा, कहाँ से पास करवाएं? फिर राष्ट्रपति क्या करता है? आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और ये कानून की तरह ही होता है। और जब ये 70 में आती है उसके बाद संसद की परमिशन लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, 6 सप्ताह का इसमें टाइम होता है, और ये होता है अध्यादेश, यानी ये कानून की तरह ही काम करता है। एक इसके अंदर पढ़ोगे आप आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 वो होता है सलाह संबंधी अधिकार, यानी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 143 में, यानी सुप्रीम कोर्ट से वो क्या ले सकता है? कोई कानून विधेयक पर या कोई प्रस्ताव आया उसके ऊपर कानून पर सलाह मांग सकता है, वो कोई सी प्रकार के मुद्दे पर सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, हमने राष्ट्रपति के बारे में जो मुख्य मुख्य आर्टिकल है वो कंप्लीट किए। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने की, राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, उसके बारे में हमने कंप्लीट किया, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, सामान्यकालीन आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, उसमें कम आर्टिकल है उसके अंदर। तो क्योंकि वो तो वास्तविक है, काम करते हैं ना। टोटल संविधान के अनुसार तो शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है, तो राष्ट्रपति के आर्टिकल ज़्यादा मिलते हैं। और मैंने पहले ही कहा था राष्ट्रपति संबंधित क्वेश्चन पक्के आएंगे अगर आपके सिलेबस में है तो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।